गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट जो वीडियो हम लोग का कंप्लीट हुआ था उसमें हमने हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। यहाँ हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने दिया था और इनका जो प्रिंसिपल है मेनली सॉफ्ट लॉ से रिलेटेड होता है, इसलिए इनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। मेन 4 प्रिंसिपल्स हैं जो क्लास 12 में हम लोग इनके पढ़ेंगे। पहला प्रिंसिपल था इनका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एंड द लास्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। पहला प्रिंसिपल सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब मींस हो गया अपने इंट्यूशन का एक्सपीरियंस। तो कहने का मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना था कि मैनेजमेंट को जो भी डिसीजन लेना होगा, जो भी डिसीजन मेकिंग करना होगा, उस डिसीजन मेकिंग का बेस जो है वो साइंस होना चाहिए। दैट इज क्या मेथड अपनाना है, किस टाइम कौन सा स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करना है, किस स्टैंडर्ड का हम अपना इनपुट यूज करेंगे, इसके लिए जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सारा साइंटिफिक कैलकुलेशन पे बेस्ड होना चाहिए, यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब को फॉलो किया जाना चाहिए, ना ही अपने इंट्यूशन के एक्सपीरियंस के आधार पर कोई डिसीजन लिया जाना चाहिए, प्रॉपर कैलकुलेशन किया जाना चाहिए। टेलर का मानना था कि किसी भी काम को करने का एक ही बेस्ट मेथड होता है और उस बेस्ट मेथड को हम लोग तभी पहचान पाएंगे, तभी जान पाएंगे जब हम लोग साइंटिफिकली सारे मेथड का कैलकुलेशन करेंगे, सबके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, सबके मेरिट्स एंड डिमेरिट्स का इवैल्यूएशन करेंगे, तभी जाकर के हम बेस्ट मेथड को अचीव कर सकते हैं। अनुमान लगा करके, अंदाजा लगा करके या अपने पास्ट इंट्यूशनल एक्सपीरियंस के आधार पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है इनका हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। देखिए एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मेनली 2 तरह के लोग होते हैं, एक मैनेजमेंट ग्रुप, दूसरा वर्कर्स ग्रुप। वर्कर्स ग्रुप हमेशा चाहता है, उसको ये हमेशा फील होता है कि हमको अंडर पेड रखा गया है, यानी मेरा पेमेंट कम है और काम जरूरत से ज्यादा है, यानी वी आर अंडर पेड एंड ओवरबर्डन। मैनेजमेंट को लगता है कि इनको जो पेमेंट दिया जा रहा है इनके काम से ज्यादा दिया जा रहा है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के राइवल्स के रूप में ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन से, कोऑपरेशन से ही गोल अचीव होता है। अगर इस तरह के राइवलरीज चलते रहेंगे तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस नहीं हो पाएगा, लॉन्ग रन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी उसमें नहीं रहेगी। इसलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना था कि मेंटल रेवोल्यूशन को फॉलो किया जाना चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन कहने का मतलब कि मैनेजमेंट और वर्कर दोनों को एक दूसरे के प्रति एटीट्यूड और आउटलुक चेंज करना चाहिए, दोनों को अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। इससे उन दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा तो वो हार्मोनियस रिलेशनशिप में रहकर काम करेंगे और तब जाकर के हम लोग अपने गोल को इफेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो इस प्रिंसिपल का मेन मोटिव था आपका पहला का कि हमको साइंटिफिक मेथड यूज किया जाना चाहिए किसी भी डिसीजन मेकिंग में। दूसरा था कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में राइवलरी ना हो करके उनके बीच में हार्मोनियस रिलेशन होना चाहिए, एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाला होना चाहिए। मैनेजमेंट को चाहिए कि अगर कोई गेन होता है एडिशनल तो उसको वर्कर के साथ शेयर करे और एट द सेम टाइम वर्कर को भी चाहिए कि वो मैनेजमेंट के लिए अपना बेस्ट एफर्ट लगाए। अब है थर्ड कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसको हम लोग देखेंगे। थर्ड प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। Cooperation, not individualism, is the extension of principle of harmony, not discord. कहा गया कि harmony, not discord का एक विस्तृत रूप है cooperation. Cooperation का मतलब होता है कि अपनी इच्छा अनुसार दूसरे की हेल्प करना, यानी इंडिविजुअलिज्म की भावना नहीं होनी चाहिए, अपने आप का सिर्फ फीलिंग नहीं होना चाहिए, बल्कि एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाला होना चाहिए। एक दूसरे को कोऑपरेट करने का मतलब कि वर्कर और मैनेजमेंट को एक दूसरे का कोऑपरेशन करना चाहिए।
रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क जो है दोनों वर्कर और मैनेजमेंट दोनों बीच इक्वली डिवाइड होना चाहिए। साथ साथ वर्कर मैनेजमेंट को कोई भी स्टैंडर्ड फिक्स करने से पहले, कोई भी टारगेट फिक्स करने से पहले एक बार सारा सजेशन लेना चाहिए वर्कर से भी, उसको भी बताना चाहिए, उसके इंटरेस्ट के अनुसार काम दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट एफर्ट उसमें लगा सके। इसके साथ साथ अगर कोई वर्कर कभी कुछ अच्छा सजेस्ट करता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के कॉस्ट में कमी आती है, तो उसके लिए उसको प्रॉपर रिवार्ड भी दिया जाना चाहिए। इस तरह से दोनों जब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली इफेक्टिवली अपने गोल को अचीव करेगा। एंड द लास्ट प्रिंसिपल इज डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। कहने का मतलब कि जब आप सिलेक्शन करते हैं एम्प्लॉय का, तो जब एम्प्लॉय को सिलेक्ट कीजिएगा तो वो काम करेगा, लेकिन वो जो पढ़ के आया है उस बेसिस पे वो आगे काम करते जाएगा, लेकिन उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए समय समय पर वर्कर को, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी दिया जाना चाहिए। वो ट्रेनिंग आपका फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है। जब आप ट्रेनिंग देंगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, फर्दर उसका एबिलिटी बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक, प्रॉफिट बढ़ने का मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट, एम्प्लॉयर को भी बेनिफिट, एम्प्लॉय को भी बेनिफिट। इसलिए कहा गया कि किसी भी लेवल के वर्कर्स हो, किसी भी लेवल के मैनेजर्स हो, एम्प्लॉय हो, उसको टाइम टू टाइम जो है समय समय पर ट्रेनिंग प्रॉपर दिया जाना चाहिए। क्या वापस से हम लोग इसको वापस से देख लेते हैं। The first principle, science not rule of thumb. According to this principle, Taylor says that there must be thinking before doing. He insisted on introduction of scientific inquiry. He believed that there is only one best method to maximize efficiency, and this can be achieved only through study and analysis. According to him, each job performed in the organization should be based on scientific inquiry, not on intuition, experience, and hit and miss methods. Second one, harmony not discord. As per this principle, Taylor insists that there is need for workers and management to change their attitudes for each other, and that's why he insisted on mental revolution, which means complete change of attitude and outlook for each other. He advocated that management should share the gains of the company with workers, and at the same time workers must contribute to their best level. In cooperation, not individualism, the management must take workers in confidence before setting up the standard task. To have cooperation, management should welcome good suggestions of employees and they should be rewarded for their suggestions. At the same time, workers should not go on strike and make unreasonable demands. While assigning job to workers, if management asks them about their interest and then work is assigned according to their interest, definitely the workers will perform it more efficiently. And the last, development of workers to their greatest efficiency. Workers' efficiency depends upon proper training and their selection. Therefore, Taylor insisted due care should be taken while selecting the employees. After selecting, they must be given job according to their qualification and they must be sent for training from time to time to update their skills and knowledge. This will ensure greatest efficiency and prosperity for both company and workers.
So this is the 4 principles of scientific management, which was given by the father of scientific management, Friedrich Winslow Taylor. Thank you.